हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कशिका जैन और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी आईबीएस के बारे में। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है और आजकल लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। आईबीएस की प्रॉब्लम के बारे में मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि घर बैठे ही आप अपनी आईबीएस की प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, आपको लास्ट तक देखना है और हर ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना है। आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और अफर्मेशंस एकदम फ्री हैं। अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, तो उसे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि एक मास्टरपीस है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आईबीएस के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। समझिए, इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा और बाउल मूवमेंट जो होता है हमारे अंदर, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड का रोटेशन का मूवमेंट होता है उसे कहते हैं। यानी कि उस जो रोटेशन वाला मूवमेंट है उसमें कुछ चिड़चिड़ाहट सी आ गया, वो इंसान हो या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाए तो नुकसान तो होते ही हैं। जब भी चिड़चिड़ा जाता है कोई इंसान, तो क्या नुकसान होते हैं लोगों को? या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या फिर उनको डायरिया हो जाता है कोलन में, क्योंकि ये जो आईबीएस है वो कोलन से रिलेटेड है। अभी समझाऊंगी मैं कैसे। तो उसमें पेन की शिकायत भी लोग करते हैं, कई बार उनके स्टूल में म्यूकस आता है। इसी तरीके से ब्लोटिंग, उनका ऐसा लगता है कि भारीपन हो रहा है, पेट फूल रहा है, गैस की प्रॉब्लम, इस तरह से लोग कंप्लेंट करते हुए आते हैं। जब मेरे पास लोग इस तरीके की प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो वो अक्सर अपने साथ टेस्ट रिपोर्ट्स भी बहुत सारे लेकर आते हैं। कुछ लोग क्या होता है अपना स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अपना सीटी स्कैन, कुछ लोग एमआरआई, कुछ लोग एंडोस्कोपी, अलग अलग तरह के टेस्ट लेकर आते हैं और पता चलता है कि ये सारे टेस्ट सब ठीक हैं, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने भी बस इतना बोला है कि स्ट्रेस मत लो और थोड़ा अपने खाने पीने का ध्यान रखो, लाइफस्टाइल को सुधारो। लेकिन फिर भी उनकी प्रॉब्लम जो है ना वो जड़ से खत्म नहीं होती है, बड़े परेशान से रहते हैं। कई लोगों को तो काफी लंबे समय से प्रॉब्लम रहती है। तो वहां पर क्या होता है कि वो समझ नहीं पाते। तो कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोगों को वहम हो जाता है कि उन्हें अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को इवन कैंसर तक का वहम हो जाता है। अलग अलग तरीके की लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को लगता है उनके पेट में पथरी हो गई है। तो अलग अलग लोगों को इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स सामने आती हैं उनके कि पेट से रिलेटेड, तो वो इतना परेशान हो जाते हैं और चिड़चिड़ा जाते हैं और उनके पेट के साथ साथ उनका मूड भी चिड़चिड़ाया सा रहता है और उनके वर्किंग पर, लाइफस्टाइल सब पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे जीआई सिस्टम का स्ट्रक्चर है। इसको समझना ही पड़ेगा अगर हमें आईबीएस को समझना है अच्छी तरह से। तो समझिए, जब हम लोग कुछ खाते हैं तो वो हम मुंह से खाते हैं और फिर वो हमारी आहार नाल से होता हुआ हमारे पेट में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कोलन कहते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है? यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया है तो वहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, जो माइकोबैक्टीरिया होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है और जो वेस्ट होता है उसको पुश कर करके बाहर आउट कर दिया जाता है बॉडी से। तो ये 4 मेजर फंक्शनिंग होते हैं। अब अगर यहीं पर ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ पर ये जो आईबीएस है वो इसी से रिलेटेड है, अगर यहीं पर ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए, फंक्शनिंग में कुछ डिफिकल्टी आ जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये डिफिकल्टी कैसे आती है? जैसे मान लीजिए वाटर एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो लोगों को क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। सपोज कीजिए किसी और तरीके की कोई फंक्शनिंग आ जाए, वहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन ठीक चल रहा है, सपोज कीजिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है या फिर जो माइक्रोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन है उसमें कुछ गड़बड़ आ जाए, या जो वेस्ट का पुश करने का प्रोसेस में कुछ गड़बड़ आ जाए, तो लोगों को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी डायरिया, तो कभी कॉन्स्टिपेशन, तो कभी पेन, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। अब ये आती क्यों है? जो हमारा ये कोलन है इसका हमारे एएनएस से डीप कनेक्शन है। अब ये जो एएनएस से डीप कनेक्शन है हमारे, तो ये क्या है समझना होगा आपको कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, वो हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी होती है जिसको कहते हैं पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी। पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी। अभी जो पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी होती है, यहाँ पर क्या होता है, इसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। रिलैक्स एंड डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? जब भी एएनएस का पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी हो रही है, यानी कि इसमें हम रिलैक्स रहते हैं, हमारी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल रहती है, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न एकदम सही रहता है, शांत रहता है, हमारे अंदर जो
केमिकल का सिक्रीशन हो रहा होता है वो एकदम से नॉर्मल अच्छे फ्लो में हो रहा था, यानी कि आनंद में सारा अच्छा काम चल रहा होता है। जब ये सब कुछ आनंद में अच्छा काम चल रहा होता है तो यहाँ पर जो इसका प्रोसेस है उसमें किसी भी तरीके की कोई बाधा नहीं आती है और हमारा पेट बिल्कुल ठीक रहता है, किसी तरीके का कोई आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि जो इसका ऑपोजिट है, ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक, वो हो गया सिंपैथेटिक, तो यहां पर क्या होता है, फाइट और फ्लाइट जो मैकेनिज्म है वो ऑन हो जाता है। फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन होने पर यहाँ पर अड्रेनलिन का रश आ जाता है, यानी कि उस केस में क्या हो रहा है, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स, जो रिलैक्स रखने वाले हार्मोन्स होते हैं, उनका सिक्रीशन अच्छा होता है और यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। अब जब ये बढ़ेगा तो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आएंगी और अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आएंगी तो वो यहाँ पर अफेक्ट करेंगी, क्योंकि हमारे इमोशंस के लिए बहुत सेंसिटिव है। तो जब यहाँ पर वो अफेक्ट करेंगी तो उसकी वजह से यहाँ के प्रोसेस में बाधा आ जाएगी। जरा ऐसे समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही है, तो आप क्या है उसका आनंद लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन अगर वही बारिश तड़ातड़ होने लग जाए तो क्या करेंगे आप, या तो वहां से भागेंगे या फिर कहीं पर शेल्टर लेकर रुक जाएंगे। तो अब ऐसा ही हमारा इसमें होता है, जब हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज होती है तो यहाँ पर फाइट फ्लाइट रिस्पांस होने की वजह से यहाँ पर वो प्रोसेस या तो इतना फास्ट हो जाता है कि लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं, उनको डायरिया हो जाता है, या फिर वो रुक रुक कर आगे जो पुश करने का प्रोसेस होता है वेस्ट को, वो रुक जाता है। तो वहां पर क्या होता है, कई बार पेन की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें क्या समझना होगा कि हमारा एएनएस जो है वो इस सबको कंट्रोल करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। अब अगर यहाँ पर जो पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं और अच्छा खाना भी सही तरीके से खाते हैं, समय पर खाते हैं और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या जंक फूड से दूर रहते हैं, अपने एक अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के साथ साथ हमारा थॉट प्रोसेस भी अच्छा है, तो हमारे अंदर जो एनएस की है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ही एक्टिवेट रहती है और हमारा पेट बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, हमारा बहुत भागा दौड़ का स्ट्रेस का काम है, हर समय एक एंग्जाइटी में रहते हैं, हर समय एक सर्टेन कंडीशन में रहते हैं, तो वहां पर ये उसके ऑपोजिट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी रहती है और हमारे अंदर फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन रहता है और फिर हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी ही आनी होती है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो प्रोसेस होता है वो सब गड़बड़ा जाता है। तो आपको ये समझना ही होगा कि आपका लाइफस्टाइल, आपका जो फूड हैबिट है आपकी, या फिर आप जो एक्सरसाइज करते हैं, आपकी जिस तरीके की वॉकिंग या आपका थॉट प्रोसेस है, उस सब का बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है आपके पेट से। ज़रा पुराने टाइम में याद कीजिए कि लोग क्या है कि किसी भी मानसिक मेंटल प्रॉब्लम के लिए क्या बोलते थे, चेक करते थे कि पेट कैसा है इसका। तो पेट का और हमारे दिमाग का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आपको अपना पेट ठीक रखना है तो आपको अपने माइंड को काम रखना पड़ेगा और इसको काम रखने के लिए और एएनएस से आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ही एक्टिवेट रहे, इस सब के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल पर, अपने डाइट पर, अपनी एक्सरसाइजेस पर, अपनी स्लीप क्वालिटी पर, अपने वर्क एनवायरनमेंट पर, सब चीज़ों पर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब भी आपके एएनएस से रॉन्ग सिग्नल्स आएंगे, क्योंकि वो सब कुछ आप ही का किया कराया होगा, क्योंकि अगर आप हबड़ा दबड़ी में खाना खा रहे हैं या जल्दी जल्दी आपको हर चीज़ की पड़ी रहती है, नेगेटिव सोचते हैं, तो फिर यहाँ से तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ऑन होगी ही और यहाँ से फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन रहने की वजह से स्ट्रेस का इफेक्ट तो यहाँ पर आएगा ही। और यहाँ पर स्ट्रेस का इफेक्ट आएगा तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आईबीएस की प्रॉब्लम से नहीं है। अब याद कर लीजिए, जैसे कभी ना कोई डेडलाइन आ जाती है कहीं पर, या फिर कोई एग्जाम आ जाता है, या किसी तरीके की आप कोई ऐसी खबर सुन लेते हैं जो शॉकिंग होती है, तो एकदम से पेट में कुछ अजीब सी फीलिंग आ जाती है। कुछ लोगों को वॉशरूम जाना पड़ता है, कुछ लोगों को कुछ हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है, या कुछ ऐठन सी, कुछ लोगों को अलग अलग तरीके की कंप्लेंट्स करते हैं लोगों का एक्सप्लेनेशन कुछ अलग अलग तरीके का होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को नॉर्मल उनका पेट ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ इस तरीके की न्यूज़ सुन लेते हैं तो फिर भी उनको वॉशरूम जाना पड़ जाता है। कई बार क्या होता है, लोगों का स्टूल का जो फॉर्मेशन होता है वो चेंज हो जाता है, कई बार कलर चेंज हो जाता है, और इस तरीके की अलग अलग जो सिग्नल्स होते हैं स्टार्टिंग में, वो आपको बताते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेस एंटर कर चुका है। लेकिन अगर आप वो इनिशियल जो सिग्नल्स होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं तो फिर ये बड़ी प्रॉब्लम, ऐसे आईबीएस की प्रॉब्लम आपको रहने लग जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी जो बिल्डिंग है वो गिरने से पहले दरारों के रूप में संकेत जरूर देती है। अगर हम उन दरारों को ही भर दें
तो वहां पर रिपेयर होने की वजह से वो गिरेगी नहीं। इसी तरीके से जिस भी दिन आपको लग रहा है कि आपका पेट कुछ डिस्टर्ब हो गया है, आपको मोशन ठीक से नहीं आ रहा है, या कई बार ऐसा होता है ना कि आपको मोशन आया भी लेकिन उसके बाद एक रिलैक्सेशन फील नहीं हुआ, कि हाँ अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। जैसे पीकू पिक्चर में था कि अमिताभ बच्चन वो कहते हैं कि मोशन जाने के बाद भी मजा सा नहीं आया। नहीं, तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि हमारे माइंड को जो है ना वो रिलैक्सेशन वाली फीलिंग, कि आपने फ्रेश हुए और उसके बाद आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप वाकई फ्रेश फील कर रहे हैं, तो उस सब के लिए आपको ध्यान देना होगा डेली बेसिस पर कि आपने अभी आज का जो, अगर आपका पेट डिस्टर्ब है तो ऐसा क्या गलती हुई आपसे, आपने कुछ ऐसा खा लिया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उल्टी सीधी चीज़ें जो कॉम्बिनेशन फूड नहीं होते हैं उनको भी खा लेते हैं, या जैसे हम किसी पार्टी अटेंड करते हैं तो बहुत सारा कुछ वैरायटी होती है तो कुछ कुछ खा लेते हैं, और हम जानते हैं कि जो भी हम खाते हैं तो उस सबको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग जूसेस हमारे अंदर रिलीज होते हैं, तो वो सब क्या है कि उनमें भी झगड़ा हो जाता है कई बार, फिर वो प्रॉब्लम होती है। कई बार किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो गया, आपने अनहाइजीनिक कुछ खा लिया, तो उससे भी आपको ये आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये सब टेम्परेरी होता है। अब जैसे ही वो बॉडी से इन्फेक्शन निकलेगा या आप अपनी ईटिंग हैबिट्स सुधारेंगे तो वो सब ठीक होने लग जाती है। लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूसली आपके साथ महीनों से सालों से बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके थॉट प्रोसेस में कोई ऐसी चीज़ एंटर कर चुकी है जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आपकी ईटिंग हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइजेज वगैरह पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इतना प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है वो तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस है। इसके अलावा आपकी ईटिंग हैबिट्स, जैसे पर्टिकुलरली होता है ना, किसी को कोई कहता है मुझे चाय सूट नहीं करती है, कोई बोलता है मुझे राजमा जिस दिन में खा लो उसी दिन मुझे प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो कई बार लोगों को वाकई ही कुछ ऐसे फूड जो होते हैं जो थोड़ा गैस बना देते हैं, या थोड़ा उल्टे सीधे टाइम पे आप खा लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार एंकरिंग भी हो जाती है माइंड में कि अच्छा मैंने ये खाया इस वजह से ऐसा हुआ है। कुछ लोगों की पॉजिटिव एंकरिंग होती है, कुछ लोगों को नेगेटिव एंकरिंग होती है। जैसे कुछ लोगों को होता है कि जब तक चाय नहीं पियेंगे तो उनका पेट साफ ही नहीं होगा, और कुछ लोगों को चाय नुकसान दे जाती है। तो सबकी बॉडी को अलग अलग तरीके से सूट भी करता है, और कुछ माइंड का एक सेट भी हो जाता है किसी चीज के साथ। जैसे एक सैफ अली खान की मूवी आई थी और प्रीति जिंटा की मूवी थी, उसमें वो क्या था, वो टॉयलेट सीट पर बैठकर मिल्क ही पीता था। अब वो जब मिल्क पीता था तो उसको तभी वो फ्रेश होता था। तो वहां एंटर कर ली थी प्रीति जिंटा एक दिन उसके वॉशरूम में, वो कहती छी तुम जो है ना टॉयलेट सीट पर बैठ के दूध पी रहे हो। तो वो कहते हैं मेरा दूध पिए बिना मेरा पेट साफ नहीं होता है। सो सबका अपना अपना कुछ माइंड में सेट भी हो जाता है, किसी को कोई चीज सूट करती है, किसी को कोई चीज सूट नहीं करती है। तो इन सब वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपको ये समझना होगा, अपना पैटर्न देखना ही होगा कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। क्योंकि जब तक आपने वो प्रॉब्लम पैटर्न को नहीं पकड़ोगे कि आपके फूड से प्रॉब्लम आ रही है, आपके लाइफ स्टाइल से प्रॉब्लम आ रही है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, या आपके लाइफ में कोई भी कॉन्टिन्यूस कंसिस्टेंसी से स्ट्रेस का पैटर्न चल रहा है, आपका दिमाग जो है वो कैसा सेट हुआ हुआ है, हर सिचुएशन में नेगेटिव देखता है या पॉजिटिव देखता है, आपको ये सारे पैटर्न्स पकड़ने ही होंगे, तभी आप अपनी आईबीएस की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, आप डॉक्टर शॉपिंग करते रहोगे, डॉक्टर से बदलते रहोगे, और फिर भी परेशानी रहती है कि शायद समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। तो सिंपल सा क्या करना है समझिए। आपको अवॉइड करना है उस फूड को जो आपको ये जो सिम्टम्स आते हैं ट्रिगर कर देता है। अब वो वाकई ही आपको नुकसान देता है या जस्ट आपका एक माइंड सेट हो गया है, तो कुछ ऐसे फूड को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कंडीशनिंग की वजह से जैसे ही वो फूड आप लेंगे तो आपका फिर ये सिम्टम्स ट्रिगर हो जाएंगे और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, आपको हाई फाइबर फूड्स खाने होंगे, जैसे ब्रोकली। इस तरह से आप लिस्ट चेक कर लीजिएगा पूरा गूगल पर, और आप जो है ना वो हाई फाइबर फूड्स जब खाएंगे तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इस तरीके के सिम्टम्स में। आपको बहुत सारे लिक्विड डाइट अपने अंदर शामिल करनी होगी, जैसे आप बटर मिल्क ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। लेकिन अब लिक्विड डाइट का मतलब ये नहीं कि आप सॉफ्ट ड्रिंक लेने लग जाएं या पैक जूस लेने लग जाएं, मतलब फ्रेश जितना भी आप कुछ भी लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं वो आपको लेना है। एक्सरसाइज डेली करना है और आपको भरपूर नींद लेनी है। ये आप अपने लेवल पर करेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप जो भी खाना खाएं वो धीरे धीरे चबा चबा कर शांति से खाएं, और प्लीज अपना मोबाइल बंद कर दें, अपना टीवी बंद कर दें, और खाने को एक एंजॉयमेंट के साथ पूरा खाएं, माइंडफुलनेस के साथ खाएं। जब आप माइंडफुलनेस के साथ खाएंगे, खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे ही आप एक्सरसाइज करने लगेंगे, खासतौर से ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप करेंगे, तो आपका माइंड बहुत ज्यादा शांत रहने लगेगा, क्योंकि
हमारे ब्रेन और ब्रीदिंग पैटर्न का बहुत ही डीप कनेक्शन है। अभी भी मैंने आपको बताया, मैंने इससे एक दो पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब भी आप नेगेटिव इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, आपका माइंड जो है रिएक्टिव जोन में होता है, तो आप चेस्ट से सांस लेते हैं, और जब भी आप रिलैक्स जोन में होते हैं तो आप पेट से सांस लेते हैं। यानी कि जब भी हमारे एनएस का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, वो एक्टिविटी हो रही होती है, तो हमारे पेट से सांसें आती हैं। और जब भी वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी में चला जाता है, तो वहां पर क्या होता है, चेस्ट से सांसें आ रही होती हैं और हमारे अंदर एक थ्रेटन वाली फीलिंग होती है। तो आपको समझना ही होगा कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। भाई ये आपकी सांसें हैं जिससे आप और हम जिंदा हैं। अगर यही सांस चली जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये अनमोल जो चीज है, जो जिससे हमारी एग्जिस्टेंस है, अगर हम इसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो आपको रोजाना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो 30 मिनट्स करनी ही है। नियम बना लीजिए बिल्कुल। जब आप रोजाना 30 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। शांत दिमाग से शांत शरीर रहता है, क्योंकि दिमाग जो है ना, वो ऐसा है, ये जो बॉडी है हमारी, मान लीजिए ये एक व्हीकल की तरह है, और इसको चलाने वाला जो ड्राइवर है वो हमारा दिमाग है। अब ड्राइवर सही रहेगा, उसकी स्किल परफेक्ट रहेंगी, उसका मूड बढ़िया रहेगा, तभी तो वो गाड़ी बढ़िया से चलाएगा। मान लीजिए ड्राइवर चिड़चिड़ाया हुआ हो तो ठोक नहीं देगा गाड़ी को। तो ऐसे ही क्या है कि अगर ये जो दिमाग है ये किसी भी स्ट्रेस की वजह से चिड़चिड़ाया सा रहेगा, तो फिर बॉडी पर उसके इफेक्ट तो आएंगे ही ना, डैमेज होगा ही ना। तो इस बॉडी को सही सलामत रखने के लिए, अंदर की फंक्शनिंग को बिल्कुल बढ़िया रखने के लिए, क्योंकि जो आपका एएनएस होता है वो आपके सारे नॉन वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब देखिए हम कहाँ ध्यान रखते हैं, हमारे अंदर के जो ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं वो सब एएनएस का काम होता है, उसको रेगुलेट करना सब कुछ। तो इसका ध्यान रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसको शांत रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, मेडिटेशन करना, अच्छे से खाना खाना, भरपूर नींद लेना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका मन बहुत शांत रहता है, और शांत मन रहेगा तो फिर शरीर को भी शांति वाले सिग्नल आएंगे और आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम ये खत्म होने लग जाएगी। इसी तरह से अच्छी नींद, क्योंकि जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हमारे अंदर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। हमारा जो माइंड है वो सारा जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन है उसका सेटलमेंट रात को ही करता है। तो हमारे लिए स्लीप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप भरपूर बढ़िया नींद में सोते हैं तो आप देखते हैं ना, अगले दिन भी मूड अच्छा सा रहता है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इससे आपको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर भी हो सकता है। अब क्या होता है, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर जो होता है ना, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर यानी कि जो माइंड की दिक्कत है वो कन्वर्ट होकर बॉडी पे जो फिजिकल सिम्टम के रूप में आती है। तो जब ये हो जाता है ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि शरीर तड़फता रहता है, समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि रिपोर्ट तो ठीक ही आती है। तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर होने का खतरा रहता है। आपको मूड डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि हर समय जब चिड़चिड़े से रहेंगे तो फिर वो भी परेशानी रहेगी ना। तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, कुछ लोगों का डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही है। डेफिनेटली एंजाइटी डिसऑर्डर तो हो ही जाते हैं आपको। रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हर समय ही इस तरीके का आपका बिहेवियर रहेगा तो फिर क्या होगा, आपके रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं। और आपका वर्क लॉस से लेकर हेल्थ लॉस कुछ भी हो सकता है। तो समझ जाइए, ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इसके ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। अगर आप अपने लेवल पर इन बातों का भी ध्यान रखते हैं तो आप आईबीएस की प्रॉब्लम से घर बैठे ही छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि देखिए इसकी मेडिसिन भी आती हैं, मेडिसिन आप लेंगे तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेडिसिन रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप रूट कॉज पर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप क्योंकि जिंदगी भर तो मेडिसिन खाने वाले नहीं है ना। आप मान लीजिए महीने 2 महीना मेडिसिन खाए, आपको रिलीफ मिल जाएगा, फिर उसके बाद वो फिर से वापस इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि कोई मेडिसिन ऐसे तो गारंटी देगी ना कि आपने खाई है तो अब जिंदगी भर के लिए ठीक हो गए हैं। तो आपको अपना थॉट प्रोसेस तो ठीक करना ही पड़ेगा, और जब थॉट प्रोसेस ही ठीक करना है तो क्यों ना आप थॉट प्रोसेस भी ठीक कर लें अपना। तो ये सब तो आप अपना खाने पीने उसमें करेंगे, और बाकी अपना थॉट प्रोसेस ठीक करने के लिए आप तो जानते ही हैं, सीबीटी जैसा वरदान है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिससे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी इतना कुछ बताया हुआ है और आप जानते हैं, नहीं तो मेरे वीडियोस प्लेलिस्ट देख लीजिएगा कि किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करना होता है। तो ये सब आप अपने लेवल पर कर सकते हैं। अगर ये सब करने से भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं और आपको कुछ ये अलार्मिंग साइन मिल रहे हैं कि आपका कॉन्टिन्यूसली वेट लॉस हो रहा है, या आपको रात रात को भी डायरिया इतना प्रॉब्लम आ रही है, लूज मोशंस होते ही रहते हैं, रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, आपको आयरन की डेफिशिएंसी आ गई है, एनीमिक होते जा रहे हैं, आपको अनएक्सप्लेन वॉमिटिंग है, रुक ही नहीं रही है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारे अंदर का सिस्टम गड़बड़ाया होता है तो या तो फिर वो
स्टूल के रूप में बाहर निकलता है या फिर वो वॉमिट के रूप में बाहर निकलता है, क्योंकि बॉडी उसे बाहर फेंकना चाहती है। अगर वो अनएक्सप्लेन वॉमिटिंग है तो भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको अंदर गटकने में, खाना सटकने में दिक्कत हो रही है तो भी आपको उसमें ध्यान देना है। अगर आपको लगातार पेन हो रहा है और वो किसी भी तरीके से कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पेट में कुछ ऐठन और प्रॉब्लम होती है, तो कोई इंसान गया, स्टूल पास कर आया, थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम बनी रहती है थोड़े टाइम बाद, लेकिन किसी भी चीज़ से कुछ भी रिलीफ ही नहीं मिल रहा, इतना ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और डॉक्टर जो कहे कि अगर वो बोले कि आपको अपना लाइफ का स्ट्रेस कम करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, जो भी वो आपको सजेस्ट करें, अपने थॉट प्रोसेस पर काम करने के लिए आपको कुछ थेरेपिस्ट सजेस्ट करें, आपको सीरियसली करनी चाहिए। मतलब इस प्रॉब्लम को आप अपने लेवल पर भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर्स के साथ भी आप इस जर्नी को तय कर सकते हैं। आपकी चॉइस हो सकती है। अगर आप इसके रूट कॉज पर काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जर्नी आपकी साइकोलॉजिस्ट के साथ होनी चाहिए। अगर आप इसके सिम्टम्स पर वर्क करना चाहते हैं, और क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताएंगे कि थॉट प्रोसेस पर आपको काम करना है, तो क्या है, आपकी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो सकता है वो मेडिसिन भी हो सकती है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इस प्रॉब्लम को कितना जल्दी और कैसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आपको लगता है कि वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उन तक ज़रूर पहुँचा दीजिए, और मुझे भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे सैटरडे को, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।